आज हम डिस्कस करेंगे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के किसी भी ट्रीटी में इसकी डेफिनेशन हमें नहीं मिलती, लेकिन इसकी डेफिनेशन जो है ये एक केस लॉ से हमें मिलती है, टेरिक केस लॉ, जो आईसीटीवाई में ये केस हुआ था। अब आईसीटीवाई क्या है? तो ये एक क्रिमिनल ट्राइब्यूनल था जो बाल्कन वार्स के बाद 1990s के बाद बनाई गई थी। इस केस लॉ में ये डिफ़ाइन हुआ था कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो होंगे उसको कुछ इस तरह डिफ़ाइन किया गया था कि रिजॉर्ट टू आर्म्ड फोर्सेस बिटवीन स्टेट और प्रोटेक्टेड आर्म्ड वायलेंस बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस, डिसेंडेंट आर्म्ड ग्रुप्स और बिटवीन सच ग्रुप्स। यानी जब स्टेट आपस के कॉन्फ्लिक्ट में आर्म्ड फोर्सेस को इन्वॉल्व करें, या स्टेट अगर डिसेंडेंट ग्रुप्स में विद इन अपने ही स्टेट में आर्म्ड फोर्सेस इस्तेमाल करें उन डिसेंडेंट ग्रुप्स के अगेंस्ट, या वही डिसेंडेंट ग्रुप्स आपस में अगर आर्म्ड फोर्सेस इस्तेमाल करेंगे, तो उसका मतलब होगा कि उस टाइम उस सिचुएशन को हम टर्म करेंगे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। अब आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं। एक इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, एक नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है और एक इंटरनेशनलाइज्ड नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है। स्टार्टिंग विथ इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। अब आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बनने के लिए हमें 2 एलिमेंट्स की ज़रूरत होगी। 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। एक, उन पार्टीज़ की लीगल स्टेटस क्या है और उनके दरमियान जो नेचर ऑफ कन्फ्रंटेशन है वो कैसी है। तो लीगल स्टेटस कैसी होनी चाहिए कि वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बने, तो उन के दरमियान जो स्टेटस है उन दोनों का वो हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की स्टेटस हो। अब हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ को, जो हमारे पास डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है आईसीआरसी के, उनमें हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को स्टेट ही कंसिडर किया गया है। यानी जब 2 स्टेट्स के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा और उसमें वो आर्मी को भी इन्वॉल्व करेंगे, तब हम उनको कहेंगे कि उस सिचुएशन को इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। जो सेकंड हमारे पास एलिमेंट पूरा होना चाहिए, जिसको फिर हम इसको टर्म करेंगे कि ये इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, वो है नेचर ऑफ कन्फ्रंटेशन। नेचर ऑफ कन्फ्रंटेशन अगर पहले ज़माने की बात की जाए तो फॉर्मल डिक्लेरेशन होती थी। मतलब जब 2 पार्टीज अगर लड़ रही होती थी तो वो फॉर्मल थ्रू ऐलान कर देते थे कि हम इस पे जंग कर रहे हैं। लेकिन जो अभी के ज़माने में, यानी 20 सेंचुरी के बाद फॉर्मल डिक्लेरेशन बंद हो गई थी। अभी ये कहा जाता है कि एज सुन एज अगर एक पार्टी आर्म्ड फोर्सेस इस्तेमाल करेगी एक स्टेट के अगेंस्ट, तो हम कहेंगे कि इसने डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कर दी है। इवन दो वो दूसरी पार्टी जो है वो कहे कि नहीं, ये वॉर नहीं चल रहा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा, एज सुन एज वो अगर आर्मी पे रिलाई करेगी एक दूसरे स्टेट को ओवर पावर करने के लिए, तो हम कहेंगे कि इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। तो हमारे पास इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट के लिए 2 चीज़ें नेसेसरी। एक, उनकी लीगल स्टेटस, हाई लीगल स्टेटस होनी चाहिए, हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ होनी चाहिए, और दूसरा ये कि वो आर्मी पे रिलाई करे उसको ओवर पावर करने के लिए। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है। नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के जो ज़्यादा प्रिंसिपल है वो हमारे पास कस्टमरी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ से ही मिलती हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह की गई है कि प्रोटेक्टेड आर्म्ड वायलेंस बिटवीन आर्म्ड ग्रुप्स, डिसेंडेंट आर्म्ड ग्रुप्स और बिटवीन सच ग्रुप्स। यानी इसमें जो वायलेंस होगी या आर्म्ड फोर्सेस होंगी या जो पार्टीज़ होंगी स्पेसिफिकली, वो पार्टीज़ एक डिसेंडेंट ग्रुप होगा या स्टेट होगा, या 2 डिसेंडेंट ग्रुप आपस में भी लड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ और कंडीशन भी ज़रूरी है। ये है कि वो जो डिसेंडेंट ग्रुप्स हैं वो अंडर रिस्पॉन्सिबल कमांड होनी चाहिए, और उनके अंडर उन्होंने एक स्पेसिफिक प्रॉपर एरिया को उन्होंने कब्ज़ा किया हो, और उनकी ग्रुप की ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो किस तरह ऑर्गेनाइज है ये भी मैटर करेगी। उनकी इंटेंसिटी और कितना वॉयलेंस वो क्रिएट कर रहे हैं, ये चीज़ें भी कंसिडरेशन में लाएंगे कि ये बात तय करने के लिए कि एक नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। फिर नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनलाइज्ड नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ये कुछ इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन ये होती है कि अपेरेंटली जब आप देखेंगे तो ये नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की तरह ही है, यानी वही चीज़ें, वही एलिमेंट ही हैं। लेकिन इसमें एक एलिमेंट ये होगा कि कोई और स्टेट भी आउटसाइड इंटरवीन कर रहा है इसमें। यानी उस स्टेट की पार्टिसिपेशन या तो डायरेक्ट भी हो सकती है या इनडायरेक्ट भी हो सकती है, या वो स्टेट की भी मदद कर सकता है, या वो जो डिसेंडेंट ग्रुप्स हैं उनकी भी मदद कर सकता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टेट है, वो अपने एक
मुल्क के अंदर ही एक डिसेंडेंट ग्रुप के साथ नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में मुलव्वस है। अब जब वो उनके दरमियान नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, अब इधर से कोई तीसरा स्टेट जो है वो क्या करता है, इंटरवीन कर रहा है। या तो वो डिसेंडेंट ग्रुप की मदद कर रहा है स्टेट के अगेंस्ट, या वो स्टेट को की मदद कर रहा है उन रिबल्स या उन डिसेंडेंट ग्रुप्स के अगेंस्ट। पार्टिसिपेशन डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। जब इस तरह की सिचुएशन अराइज होगी तो उसको हम कहेंगे कि इसमें इंटरनेशनलाइज नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है। अब इस तरह की जो इंटरनेशनलाइज नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की एग्जांपल हमारे पास एक केस लॉ से मिलती है, जो निकरागुआ केस लॉ है उसका नाम। अब इस केस लॉ में क्या होता है कि निकरागुआ एक जगह का नाम होता है जिसमें एक कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो बहुत पॉपुलर हो जाती है और वो गवर्नमेंट में आ जाती है। अब ये कोल्ड वार का ज़माना होता है जिसमें यूनाइटेड स्टेट बहुत कोशिश कर रही होती है कि कम्युनिस्ट रिजीम सारी जगहों पे ख़त्म हो जाए। अब इस मार्क्सिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को या इस कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करने के लिए यूएस वहाँ पे एक दूसरी ग्रुप को सपोर्ट करने लगती है, जिनको कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। वो ग्रुप जो होती हैं वो उनको जो अमेरिका है वो उनको वेपन्स प्रोवाइड करते हैं, पैसे प्रोवाइड करती है, ताकि वो जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट जो है वो काम करें। अब ये बात जब ये निकरागुआ के और गवर्नमेंट जो है इस बात को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ले जाती है और यूएसए को ऑब्लिगेशन को वायलेट करने का इल्ज़ाम लगाती है, यानी कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन का इल्ज़ाम लगाती है। और फिर बाद में यही बात साबित हो जाती है कि उससे रिपरेशन, अमेरिका से रिपरेशन लेते हैं और उसकी इन्वॉल्वमेंट उसमें साबित होती है। तो इस केस लॉ में हमारे पास इंटरनेशनलाइज नॉन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होती है, क्योंकि इसमें एक हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी एक स्टेट है जिसमें एक डिसेंडेंट ग्रुप उसके अगेंस्ट लड़ रही है। तो देखने से तो ये नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है, लेकिन जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है डिसेंडेंट ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए, तो इसमें मतलब कि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हुई है। तो हम कह सकते हैं कि ये इंटरनेशनलाइज नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस है। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस में क्या होता है कि एक हद तक सीरियसनेस और ड्यूरेशन भी इसकी भी होती है, वायलेंस इसमें भी होता है। और इनफैक्ट ये वायलेंस जो होता है या तो अथॉरिटीज़ और जो प्रोटेस्टर हैं उनके बीच में होता है। अथॉरिटीज़ जो होंगी वो पुलिस फोर्स उनको उन लोगों को संभालने के लिए पुलिस फोर्स इस्तेमाल कर सकती है, या वो आर्म फोर्स के ऊपर भी रिलाई कर सकती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इनको हम आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं कहेंगे, इनको हम इंटरनल डिस्टर्बेंस कहेंगे। तो ये थी हमारे पास आज के लिए आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में।